बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि उनको कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए। मीन्स कि शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक है और मीडियम टर्म के लिए कौन सा स्टॉक है। आजकल का जो इन्वेस्टर है वो एक स्मार्ट इन्वेस्टर है। आप देखते हैं जैसे ही स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, या फिर जब भी वो अपने रेजिस्टेंस जो सपोर्ट पे पहुंचता है तो ऑटोमेटिकली उसमें बाइंग आ जाती है। तो होता क्या है, आज मैं उस सारी प्रोसेस के बारे में आपको बताऊँगा। इसमें हमारे पास 3 या 4 टाइप्स के चार्ट होते हैं जो मेजर। हमें इन्वेस्टिंग में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ बेसिक या फंडामेंटल चीज़ों पे ही ध्यान देना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और इसमें मैं अभी आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा। जैसे कि फर्स्ट चार्ट आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ट है ये मोमेंटम स्टॉक बना हुआ है, मोमेंटम स्टॉक का चार्ट है। मींस इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है और जो सपोर्ट है वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। यानी कि ये जो स्टॉक है ये इस तरीके से आपको आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसे बोलते हैं मोमेंटम स्टॉक। ये जो स्टॉक है कभी भी अपने जो एक बार सपोर्ट पे आ जाता है, कभी भी नहीं, जब तक इसका मोमेंटम चल रहा है वो अपने उस सपोर्ट पर दोबारा से नहीं आता है। आप इसको अगर चार्ट के अकॉर्डिंगली अगर आपको बाइंग करनी है तो हमेशा आपको इस सपोर्ट लाइन के ऊपर बाइंग करनी है। जब जब भी स्टॉक जो है अपने सपोर्ट पे आएगा तो आपको बाइंग करनी है, ताकि आप रेजिस्टेंस तक का उसका जो स्टॉक का मोमेंटम है उसका फ़ायदा आप ले पाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस स्टॉक को हम अप ट्रेंड भी बोल सकते हैं, यानी कि ये जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है। सेकंड टाइप का चार्ट, इसमें आप देख सकते हैं ये जो स्टॉक है ये ऐसे काम करता है। इसका जो सपोर्ट है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। तो इस स्टॉक से आपको बचना चाहिए। बचना चाहिए का ये मीनिंग नहीं है कि जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो इसमें ना ही घुसे तो अच्छा है। इसमें सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है सिर्फ लॉन्ग टर्म वालों को। लॉन्ग टर्म वाले कैसे? लॉन्ग टर्म वाले कैसे? क्योंकि ये अगर उनको स्टॉक जो है वो फंडामेंटली अच्छा लगता है, फंडामेंटली गुड लगता है, इस स्टॉक में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर उनको बाइंग करनी है लॉन्ग टर्म के लिए तो इस स्टॉक जो ऐसा स्टॉक चुनेंगे जो डाउन ट्रेंड में है और उसकी जो अर्निंग्स है, उसका जो सिर्फ अर्निंग्स है, अर्निंग जो है उसकी वो वीक आ रही है किसी रीज़न की वजह से। लेकिन जो स्टॉक है वो भी डाउन ट्रेंड में है, लेकिन उसके जो फंडामेंटल्स हैं, उसका जो बेसिक है वो अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर इसका जो फंडामेंटल है वो स्ट्रॉन्ग है तो ही उस स्टॉक में आपको बाइंग करनी चाहिए। कहने का ये मीनिंग है कि स्टॉक के जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, उसकी जो अर्निंग्स हैं वो वीक होनी चाहिए, ताकि आपको उस स्टॉक में बाय ऑन डिप्स करने का ताकि आपको उस स्टॉक में बाय ऑन डिप्स करने का मौका मिले, ताकि जब वो स्टॉक रिकवर करे अपने रेजिस्टेंस से ऊपर की तरफ तो आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिले। उसके बाद इस स्टॉक को आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स करने से आपका जो एवरेज डाउन प्राइस है वो आपका नीचे आता चला जाएगा, जिससे आपको जब वो स्टॉक रिकवर करेगा उस प्राइस से तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आपके पास स्टॉक है जिसे हम बोलते हैं कि बाय ऑन सपोर्ट, जिसे हम बोलते हैं बाय ऑन सपोर्ट और सेल ऑन रेजिस्टेंस। तो हमें जो है वो स्टॉक को सपोर्ट पे बाय करना है और रेजिस्टेंस पे बेचना है। ये जो स्टॉक होते हैं ये फंडामेंटली गुड स्टॉक होते हैं। आपको हमेशा स्टॉक को फंडामेंटल देख के ही खरीदना है, क्योंकि अगर स्टॉक के फंडामेंटल ठीक नहीं होंगे तो उसके जो टेक्निकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन वाले होंगे, मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आएंगे। तो हमेशा ऐसे स्टॉक को चुनना है जिसमें आपको जो है उसके फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग हों। और जो स्टॉक है वो आपको अभी देख सकते हैं एक जो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन करने का मीनिंग है जब ये स्टॉक इसको कंसोलिडेट करके आउट होगा तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम बना के देगा, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है उसमें आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बढ़िया जो हमारे पास किसी स्टॉक को या फिर अपने को जब भी वेल्थ बनानी है, अपने को जब भी अपना पैसा डिप्लॉय करना है तो हमें सबसे पहले स्टॉक के फंडामेंटल्स पे कन्विक्शन होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जो स्टॉक का फंडामेंटल है वो स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद ही आपको स्टॉक का जो टेक्निकल एनालिसिस करना है, जो अभी हमने करके दिखाया, जिसमें 3 टाइप के जो हैं चार्ट हमने डिस्कस किए। उसके बाद सबसे बड़ा जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, किसी भी स्टॉक को हमें कभी भी ऑल टाइम हाई पे बाय नहीं करना। देखो अगर हम इस स्टॉक को भी देखें, इस स्टॉक को अगर मैं यहाँ पे बाय कर लेता तो मेरा कभी भी पैसा नहीं बनता, क्योंकि ये जो स्टॉक है वो कभी अपने रेजिस्टेंस पे आ रहा है और कभी अपने सपोर्ट पे जा रहा है। तो मुझे हमेशा इस स्टॉक में मैक्सिमम जो डिस्काउंट है, अगर मुझे उस टाइम पे डिस्काउंट मिल रहा है, कम से कम भी वो 15 से 20% का होना चाहिए। तो अगर मैं स्टॉक को मान लो यहाँ पे डिस्काउंट पे बाय कर लेता हूँ, इस स्टॉक को मान लो कि मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, तो मैं इसको सेल ऑन राइज कर सकता हूँ। इसे बोलते हैं बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज। तो मुझे अगर यहाँ पे अगर मैंने स्टॉक खरीदा होता तो मुझे अगर स्टॉक से बाहर निकलना है तो मैं इसे यहाँ पे बेच सकता था।
ठीक है। तो हमेशा हमें जो भी स्टॉक को खरीदना है तो कुछ उसमें डिस्काउंट होना चाहिए। डिस्काउंट होने का मीन्स कि वो स्टॉक जो है वो थोड़ा सा डिस्काउंट पे होना चाहिए, 15-20%, ताकि मुझे जो है उसमें प्रॉफिट कमाने का मौका मिल सके। कभी भी स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे नहीं खरीदना है, हमेशा स्टॉक को सपोर्ट पे बाय करने की कोशिश करनी है, जिससे आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव देखने को मिलेगा। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आप इतना प्रॉफिट उसमें से कमा लोगे। इन चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से इनकी अर्निंग्स का इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, जो भी स्टॉक की अर्निंग्स आएंगी उनका इनके ऊपर कैसे इंपैक्ट पड़ता है, वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी हमने डिस्कस किया था एचडीएफसी बैंक का जो चार्ट पैटर्न था वो कुछ इस प्रकार का था, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है। तो उसकी जो अर्निंग्स हैं वो आप देख सकते हैं, उसकी जो अर्निंग्स हैं वो भी वैसे की वैसी हैं। पिछले 3 क्वार्टर्स में उसकी जो अर्निंग्स हैं वो भी एक रेंज में अटकी हुई हैं, जिसकी वजह से जो स्टॉक है वो भी एक रेंज में अटका हुआ है। लेकिन आपको जो बाय करना है स्टॉक को, वो हमेशा आपको कहाँ पे करना है, हमेशा सपोर्ट पे बाय करना है, ताकि आप उसको रेजिस्टेंस पे सेल कर सकें। ठीक है, इसे कहते हैं बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज। अब यहाँ देखिए आपका जो स्टॉक है वो जो है वो अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इसकी जो अर्निंग्स हैं वो अभी वीक आ रही हैं, जिसकी वजह से इसका कोई भी सपोर्ट जो है वो काम नहीं कर रहा। चलते हैं इसके अर्निंग्स की ओर। तो अर्निंग्स में आप देख सकते हैं इसकी जो अर्निंग्स हैं वो अभी डिक्रीज़ हो रही हैं। जैसे 48 करोड़ का प्रॉफिट, 23, 31, 0। तो इसका जो प्रॉफिट है वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और आने वाले क्वार्टर्स की भी जो अर्निंग है वो काफ़ी वीक आने की उम्मीद है, जिसकी वजह से जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। जिसकी वजह से अगर आपको स्टॉक फंडामेंटली अच्छा लगता है, फंडामेंटली अच्छा मीन्स कि उसका जो बाकी चीज़ है, सेल्स ग्रोथ है या फिर कुछ एक्सटर्नल रीजन की वजह से उसकी जो अर्निंग अच्छी नहीं आ रही, तो स्टॉक जो है वो फंडामेंटल मान सकते हैं। चलते हैं अपने तीसरे उसकी ओर। तो यहाँ पे हमने तीसरी कंपनी का चार्ट खोल रखा है, जिसमें चोलामंडलम फाइनेंस है, और इसका जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है, यानी कि इसके जो सपोर्ट हैं वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और इसके जो रेजिस्टेंस है वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसकी अभी अर्निंग्स पे नज़र डालते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने चोलामंडलम फाइनेंस की जो है अर्निंग्स वो खोल रखी हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इसका जो प्रॉफिट है वो 1521, 2100, 2600, 3400, और कंटिन्यूसली आपको ये जो है ग्रोइंग नज़र आ रहा है। तो इसका मीनिंग है कि जो स्टॉक है वो भी इसी तरीके से आपका रिएक्ट करेगा। तो हमेशा जो है स्टॉक जो होता है वो अपनी अर्निंग्स का गुलाम होता है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए कोई स्टॉक खरीदना है तो अच्छी अर्निंग्स वाला, अच्छे फंडामेंटल वाला स्टॉक आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको मीडियम टर्म के लिए खरीदना है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया एचडीएफसी बैंक, जिसमें जो एक रेंज में कंसोलिडेशन दिखा रहा है, तो आपको हमेशा जो है उसे सपोर्ट पे बाय करना है और रेजिस्टेंस पे बेचना है, उसके लिए खरीद सकते हैं। तीसरा मैंने बताया आपको, जो अभी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में उसकी जो अर्निंग्स का उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, और स्टॉक जो है कंटिन्यूसली नीचे ही गिरता चला जा रहा है। तो ऐसा स्टॉक आपको ढूंढना है जिसके फंडामेंटल अच्छे हों, और आपको बाई करते रहना है। जब वो स्टॉक अपने अर्निंग्स को सुधारेगा और अपना जो स्टॉक प्राइस है उसका ऑटोमेटिकली इंक्रीज अप ट्रेंड में आ जाएगा।